वॉइस आ जाइए, वॉइस आ जाइए, वॉइस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ओके, नाउ ओके। सो हाय गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। और आई नो दैट कि थोड़ी थोड़ी सुबह दिक्कत आ गई है, ठीक है, इट्स ओके, समटाइम्स ऐसा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। बट नाउ आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। अब अपनी अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप अनअकैडमी पर अपनी फ्री क्लासेस के लिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो अनलॉक बेनिफिट है अकेडमी के, लाइक कॉम्बैट में एनरोल करना या मॉक टेस्ट फ्री में लगाना, स्पेशल फ्री क्लासेस देखना या क्विजेज या अकेडमी प्लस, ये सारे के सारे बेनिफिट आप ले सकते हैं S1 लाइव कोड से, राइट। तो इस S1 लाइव कोड का आप यूटिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट लीजिए। बात करते हैं डेली स्पेशल क्लास की। तो डेली स्पेशल क्लास शाम को 7:30 बजे होती है और यहाँ पे आपको कराया जाता है डेली एक मॉक IBPS क्लर्क प्री का, ठीक है। तो इस मॉक के लिए भी आप मुझे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 5 बजे आपकी मेंस की क्लासेस होती है जो कि द बैंकर्स यूट्यूब चैनल पे होती है, तो आप इसको देख सकते हैं। और आपके लिए एक बार फिर से बता दें, कई सारे नए बैचेस आ चुके हैं। रणवीर बैच है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैच है, ये आपका कंप्लीट बैच है क्लैरिकल का, ठीक है, जो कि 3:30 बजे चलता है एंड ये कंप्लीट बैच है। सो फ्रेंड्स, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS क्लैरिकल या RBI की एग्जाम्स की, आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए आपके पास ये एक सही चॉइस है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। रन विजय बैच आपके सामने यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग लाइनअप बैच है, बहुत सारे बैचेस में है, आप देख सकते हैं। साथ में अनअकैडमी प्लस वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल एक डाउट सेशन आ गया है गाइस, ये केवल प्लस वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो वो प्लस वाले बच्चे क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी डाउट को यहाँ पे इमेज क्लिक करके अपलोड करें और अपलोड करके दे विल गेट 24 आवर्स का यहाँ पे टाइम होता है। 24 घंटे के अंदर आपको जो है आपके डाउट का सॉल्यूशन मिल जाता है, राइट। तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ में बैंक कॉम्बैट की लिए बात है तो दोस्तों, बैंक कॉम्बैट आपका हर संडे होता है, सुबह 10 बजे होता है। तो आप सभी बच्चे बैंक कॉम्बैट में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए और एक्साइटिंग प्राइजेस भी दी हुई हैं, तो ये प्राइजेस भी आप विन कर सकते हैं, ठीक है। साथ में अगर आप इस समय प्लस सब्सक्राइब करने की सोच रहे हैं तो केवल और केवल कॉम्बो के बारे में सोचिएगा, क्योंकि आने वाले 4 5 6 महीने के बाद CET जब अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपको कॉम्बो ही परचेस करना पड़ेगा, कॉम्बो को ही पढ़ना पड़ेगा, बैंक भी पढ़ना पड़ेगा, SSA भी पढ़ना पड़ेगा। सो दिस इज द टाइम जब आप क्या कर सकते हैं, कॉम्बो के लिए अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं RBI और नाबार्ड। RBI और नाबार्ड के लिए आपके पास कोड है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। साथ में आप देखिए कि ओवरऑल बेनिफिट के लिए आप देखिए यहाँ पे टोटल बेनिफिट क्या मिलता है, प्रॉमिस ऑफर, CET ऑफर या RBI ऑफर, राइट। आप इसको इनमें से किसी भी ऑफर पे आप जाकर के अपने आप को सब्सक्राइब करके पढ़ सकते हैं। चलिए, रेडी, एवरीबॉडी रेडी हैं? चलो, रेडी हैं? चलिए, बहुत सही, बहुत सही। सो एक बार सब बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो, यस सर वी आर रेडी, हम तैयार हैं। हेलो करण, यस दीपशिका, अरे कोई बात नहीं है दीपशिका, चलता है ना। कहते हैं ना, देखो, एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप लाइक करोगे आपको लाइक मिलेगा, अगर आप डिसलाइक करोगे आपको डिसलाइक मिलेगा, अगर आप अच्छा बोलोगे तो आपको आगे के लोग भी अच्छा ही बोलेंगे, अगर आप बुरा बोलोगे जिंदगी में आपसे सबसे बुरा और कुछ नहीं हो सकता, आपके साथ भी बुरा ही होगा। सो ऑलवेज थिंक अबाउट पॉजिटिव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी। जो अच्छा करेगा, जो अच्छा बोलेगा उसको अच्छा मिलेगा, जो बुरा बोलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। सिंपल सा फंडा है लाइफ का। तो सिंपल सी चीजें हैं, मस्त रहो, आगे बढ़ो। चलो, सो पहला क्वेश्चन यहां पे आ गया है आपके सामने, और ये क्वेश्चन आपके हिंदी में भी है। तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदी एक बार रीड आउट कर लो, ताकि जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको ये समझ में आए कि पैसेज कहना क्या चाह रहा है, राइट। तो पहले एक बार सभी बच्चे हिंदी को पूरा पढ़ लो, क्योंकि LR का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सभी बच्चे रीड आउट करो जल्दी जल्दी, और एक बार फिर से शेयर कर दो यार सभी बच्चों को, आपके सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी जल्दी रीड आउट करो। अरमान बता दूंगा वो मैं,
उसकी रिलैक्स करो उसको, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। लॉजिक लगाओ, क्या आएगा। चलो अब इंग्लिश पढ़ लो। सॉल्व करिए, सॉल्व करिए। किसी का आंसर आया? एनीबॉडी, किसी ने सॉल्व किया हो इस क्वेश्चन को? देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं, है ना, समझना, मैं एक्सप्लेन करता हूं। हाँ दिनेश, 10 बजे वाला फिनिश हो गया है, एक नया बैच आएगा दिनेश। देखो भाई, इसने क्या कहा, अदर देन बीइंग एन इसेंशियल सोर्स ऑफ वाटर फॉर इंडियन एग्रीकल्चर, अदर देन बीइंग एन इसेंशियल सोर्स, मतलब बाकी सब चीजों के अलावा जो इसेंशियल सोर्स है वाटर इंडियन एग्रीकल्चर का, द मानसून प्ले ए क्रिटिकल रोल इन फ्लैशिंग आउट पॉल्यूटेंट ओवर एशिया। तो मानसून क्या करता है, मानसून हमेशा एक बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ठीक है, फ्लशिंग आउट पॉल्यूटेंट ओवर एशिया। आगे देखो, हाउएवर recently an increased pollution particularly from coal burning could potentially weaken this ability of the monsoon। अब कह रहा है कि रिसेंटली क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है पॉल्यूशन इसकी, और पर्टिकुलरली कोल बर्न हो रहा है, यानी कि कोयला जलाया जा रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉल्यूशन और तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जिसमें एक आपको बताया गया कि बस हाँ कोल बर्न हो रहा है, एक रीजन यहां पे दे दिया गया, वन ऑफ द रीजन। इससे क्या हो सकता है कि जो मानसून की एबिलिटी है, जो मानसून तेजी से आता, अच्छा आता, अब वो क्या हो सकता है, वीक हो सकता है। मानसून की कैपेबिलिटी पे बोला गया है कि मानसून वीक हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिड्यूस्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट से क्या डिड्यूस करोगे, फिर समझ लेना। भारतीय कृषि के लिए क्या है, पानी एक अनिवार्य स्रोत होने के अलावा मानसून एशिया के प्रदूषकों को बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया के अंदर जितना पॉल्यूटेंट होता है उसको बाहर निकालने में भी उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या हो रहा है कि विशेष रूप से कोयला बहुत ज्यादा हो रहा है, कोयला बहुत ज्यादा जल गया है, इसकी वजह से प्रदूषण में बहुत ज्यादा वृद्धि आ गई है, और इसकी वजह से मानसून क्या हो गया, थोड़ा कमजोर हो सकता है, या मानसून को कमजोर कर सकता है। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो, डिड्यूस का मतलब होता है कि क्या इसमें से एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, इस बात से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, वो आपसे कहा गया है। देखो यहां पे है कि इस बात से कौन सा कथन है जो हटाया जा सकता है, मतलब निम्न इसमें से कौन सा कथन हटाया जा सकता है। निष्कर्ष निकालने का मतलब है इनमें से क्या हटाना है, डिड्यूस करना है कि क्या बात सही है और क्या बात गलत है। सो देखिए, पहला, द अनयूजुअली हाई कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलेट मैटर इन द लास्ट फ्यू डेज इन इंडिया क्लियरली शोज दैट एयर पॉल्यूशन इज इमर्जिंग एज अ बिग प्रॉब्लम। अब एक बात बताओ कि क्या ये डिड्यूस नहीं करोगे, क्या उस बात से, क्या इस बात को नहीं निकाल सकते हो, क्या उस बात को नहीं मतलब स्टेटमेंट से इस बात को नहीं निकाल सकते हो। भाई ये ऑलरेडी कह रहा है कि बर्निंग द कोल, उससे कंसंट्रेशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज राइजिंग, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन एयर में जा चुका है, और जब एयर में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन जा चुका है इसकी वजह से वो मानसून को कमजोर कर रहा है। तो इस बात को डिड्यूस नहीं कर सकते क्या आप इस स्टेटमेंट से, क्या इस स्टेटमेंट से ये बात नहीं निकाल सकते, जब वो साफ साफ कह रहा है कि मानसून कमजोर होने का एक पर्टिकुलरली रीजन ये भी है कि कोल बर्न ज्यादा हो रहा है, कोयला ज्यादा जलाया जा रहा है, उससे उसके जो पार्टिकुलेट्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो एयर में ज्यादा जा रहे हैं और वहां जम रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो पहला वाला क्या होगा, स्ट्रांगली फॉलो करेगा, पहला वाला डिड्यूस किया जा सकता है, राइट। सेकंड की बात करते हैं, एज द क्लाइमेट गेट वार्मर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेन रिड्यूस, such sprouts in coarse particles making breathing difficult will become a new normal and the government is not waking up to the alarm। अब सुनो, सेकंड में क्या कह रहा है
कि मतलब एक तरीके से अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड को ये समझ लीजिए कि इसने बोला कि बहुत ज्यादा क्लाइमेट गर्म हो रहा है, मतलब जो मौसम है, जो क्लाइमेट है वो और बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, और इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी है ना रेन की वो बहुत कम होती जा रही है, सच एज स्पर्ट्स इन द कोर्स पार्टिकल मेकिंग ब्रीथिंग डिफिकल्ट। और जो कोर्स पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, और ये एक तरह से नया नॉर्मल हो गया और गवर्नमेंट अभी तक जागी नहीं है। सुनना इस बात को ध्यान से, जैसे जैसे गर्म होता जाएगा बारिश की आवृत्ति कम हो जाएगी, इससे जो मोटे कण है उससे सांस लेने में कठिनाई होगी, एक तरह से ये नई सामान्य स्थिति हो जाएगी और सरकार इसके प्रति अभी तक जागरूक नहीं है। कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात कही गई है? आप मुझे खुद बताओ, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को लेकर के, या फिर मोटे कण जो हैं बहुत ज्यादा हो गए हैं, लोगों के लिए ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो गया है, ऐसी कोई बात कही गई है? इसका मतलब यह है सुप्रिया, इस स्टेटमेंट से क्या कथन निकाला जा सकता है, मतलब क्या बात निकाली जा सकती है? जैसे सपोज करो आप तैयार होकर के शॉपिंग करने जा रही हो, ठीक है, शॉपिंग करने जा रही हो, अगर आपसे या आपके तैयार होने से क्या बात, अगर मान लो आप तैयार होकर घर से निकल रहे हो बाहर, तो क्या अंदाजा लगा सकते हैं घर वाले? शॉपिंग करने जा रही होगी, दोस्त से मिलने जा रही होगी, तो ये चीजें डिड्यूस कर सकते हैं ना कि ये चीजें हो सकती हैं। द सेम थिंग, अगर मानसून कमजोर हो रहा है, कोयले का यहाँ पे एक रीजन दे दिया कि इसके पर्टिकुलेट जो है, ये पार्टिकल्स जो है वो ऊपर जा रहे हैं, इसकी वजह से वो रोक रहे हैं, मानसून कमजोर हो सकता है, तो क्या बात का इससे क्या बात निकलेगी कि यस, इससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में ये उभर रहा है, वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है, इसकी वजह से बारिश कम होगी, बारिश कम होगी तो एग्रीकल्चर पे इफेक्ट पड़ेगा, ये मीनिंग है इसका। क्लियर हो गया? तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा, both the periodicity, the duration, the dry spells in the country were rising and the total rainfall event in a year had fallen even through the average rainfall in a year has not changed much, a direct consequences of climate change। अब एक बार बताओ, इसने बोला कि ड्राई स्पेल्स हो रहा है कंट्री के अंदर जो तेजी से बढ़ रहा है, इसकी वजह से रेनफॉल इवेंट जो है वो कम हो रहे हैं, बहुत तेजी से गिर रहा है, एवरेज रेनफॉल भी धीरे 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 कम होता जा रहा है, और इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे क्लाइमेट चेंजेस पे। ऐसी कोई बात कही गई है? आप खुद बताओ, क्या देश में आवर्तिक मौसम बढ़ोतरी हुई है, एक वर्ष में कुल वर्षा की घटनाओं में गिरावट आ गई है, बारिश कम होती जा रही है, भले ही एक वर्ष में औसत वर्षा से अधिक परिवर्तन नहीं हुआ हो, लेकिन जलवायु परिवर्तन का इसका एक सीधा परिणाम है। इतनी सारी बातें जो है वो क्या आपके स्टेटमेंट में कही गई है? क्या कही गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि पीरियोडिकली या ड्यूरेशन जो है मानसून का वो मतलब कम होता जा रहा है, रेनफॉल कम होते जा रहे हैं, एवरेज के ऊपर कोई बात नहीं कही गई है, तो बहुत सारी बातें तो कही नहीं गई है, तो आप इसको कंक्लूड नहीं कर सकते हैं, राइट? तो आप कहोगे कि सर ये भी नहीं हो सकता। चौथा, वार्षिक औसत वर्षा समान नहीं रही है, वार्षिक औसत वर्षा समान रही है क्योंकि पिछले 2 दशकों में भारी गिरावट की आवृत्ति बढ़ी है। अब ये बताओ कि क्या कहीं पे भी पिछले 2 डिकेड्स का कोई डेटा गिवन है इस स्टेटमेंट में? पिछले 2 डिकेड्स का कोई डेटा है? क्या कहीं पे पिछले 2 डिकेड्स का डेटा है? ये कह रहा है कि एनुअल एवरेज ऑफ रेनफॉल है वो रिमेन सेम है, वो एज इट इज बना हुआ है, जैसा था वैसा की वैसा है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ हैवी डाउनपोर्स इंक्रीज इन द पास्ट 2 डिकेड्स। जो पिछले 2 साल है, पिछले मतलब 2 दशक है, उसमें भारी गिरावट आ रही है ना? ऐसा कुछ कहीं है क्या कि भाई ऐसा कुछ हो रहा हो, बहुत ज्यादा डाउनपोर आ रहा हो? ऐसा तो कुछ गिवन ही नहीं है, सो कैसे कह सकते हो ये चौथा सही है? तो चौथा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एंड द लास्ट वन, द एयर क्वालिटी इन रीजन डिटेरियोरेटेड बिकॉज ऑफ डस्ट स्टॉर्म इन द वेस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली राजस्थान। अब मुझे बताओ, कहीं पे भी राजस्थान को लेकर के या पश्चिमी भारत के अंदर लेकर के धूल भरी आंधी के कारण इस क्षेत्र में हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है, तो एयर के ऊपर कहीं बात हो रही है क्या इस पूरे स्टेटमेंट में? एयर के ऊपर कोई बात हो रही है क्या? सो कैसे कह सकते हैं हम एयर को लेके कोई बात हुई है? ये कह रहा है ना पश्चिम भारत में, विशेषकर राजस्थान में धूल भरी आंधी के कारण इस क्षेत्र में जो हवा की गुणवत्ता बिगड़ गई है, ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है, तो आप कह ही नहीं सकते हो। सो आंसर क्या आएगा? ओनली फर्स्ट फॉलो। आंसर क्या आएगा? पहला सही है, ये आएगा। क्लियर है? दिव्यांशु, तितेश, स्वामी, सुप्रिया, करण, क्लियर हो गया आप सबको? बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स पूरे की पूरे देखे जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो। केवल मेरे साथ क्लास लगा लो, तुम्हारा अपने आप खींच लेगा, तुम्हारे नंबर अपने आप आएंगे, तुम बस समझने की तुम्हारे अंदर एबिलिटी जनरेट हो जाएगी, है ना? अब देखो, इसको सॉल्व करो, पहले इसको पढ़ लो।
पहले हिंदी में पढ़ लो, फिर मैं इंग्लिश में कर दूंगा इसको। हाँ दिव्यांशु, बिल्कुल सही कह रहे हो। जल्दी जल्दी रीड आउट करो। आपको ये देखना है कि वीक क्या करेगा, वीक क्या करेगा। पढ़ लिया? ये लीजिए इंग्लिश। हाँ जी, क्या आया? क्या लगा आंसर? समझ में नहीं आया क्या पैसेज? लग रहा है पैसेज समझ में नहीं आया है। देखो सुनो, इसने क्या बोला, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहले एक बार हिंदी में आपको समझा दूं, फिर आपको इंग्लिश में इजीली समझ में आएगा। मालिकों की स्वतंत्रता पर भूमि संरक्षण कानून अनुचित तरीके से अपनी संपत्ति विकसित करते दिखाई देते हैं। ठीक है, कुछ मामलों में गंतव्य रूप से जो नामित होटल और कार्यालय है, भवनों के मालिकों का मूल पहलू या आंतरिक ढांचे में परिवर्तन करने के लिए मना किया गया है, भले ही वे यथोचित मानते हैं। परिवर्तन संरचनाओं को बढ़ाएंगे और उन्हें अधिक मूल्य बनाएंगे। ठीक है, अब सुनो, ये कह रहा है कि लैंडमार्क प्रिजर्वेशन लॉ अनफेयरली impinge on the freedom of the owner to develop their own property as they see fit। ये जो लैंडमार्क प्रिजर्वेशन है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से अनफेयर बताया जा रहा है ना, एक अनुचित तरीके से। क्या बताया जा रहा है कि जिनकी पास भाई जमीन है, जिनके पास जिनकी खुद की प्रॉपर्टीज है, उनको वो अपने तरीके से डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये बोला ना, मालिकों की सत्ता पर भूमि संरक्षण अनुचित तरीके से अपनी संपत्ति विकसित करते हुए दिखाई देते हैं, जबकि यहां पे ये मना किया जा रहा है, अनफेयरली इंपिंज है ऑन द फ्रीडम ऑफ ओनर्स टू डेवलप देयर ओन प्रॉपर्टी एज दे फिट। आगे क्या कह रहा है, इन सम केसेस ओनर ऑफ द होटल एंड द ऑफिस बिल्डिंग designated as a landmark have been forbidden to make changes in the original facades or interiors, even though they reasonably believe that the changes would enhance the structure and make them more valuable। जबकि वो खुद सोचते हैं कि जो चेंजेस होंगे, ये चेंजेस उनकी प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बनाएंगे। ठीक है, अगर ये बात है तो आपसे क्या बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है पांचों में से जो सीरियसली वीक करेगा ऑथर के आर्गुमेंट को वीक करना है ना। अब आपको यह देखना है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो ऑथर के आर्गुमेंट को वीक करेगा। पहला, ऑल्टरिंग द अपीयरेंस ऑफ हिस्टोरिक स्ट्रक्चर समटाइम्स डज नॉट एनहांस इट्स ब्यूटी और वैल्यू। समटाइम्स की वैल्यू को बढ़ाएगा नहीं और ऐसा कुछ करेगा।
एक बात बताओ, क्या बोल रहा है ये, उस बात पे पार्शियली अटैक कर रहा है कि बहुत ज्यादा अच्छे से ब्यूटी नहीं दे पाएगा, मतलब कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है, बस उसने बोल दिया कि अपीयरेंस जो होगा हिस्टोरिक स्ट्रक्चर का समटाइम डजंट इनहेंस इट्स ब्यूटी और वैल्यू। तो समटाइम्स इसका मतलब वो पार्शियली इस बारे में बात कर रहा है, मतलब वो इस बात को मानता है कि हाँ ये अच्छा भी हो सकता है, ये अच्छा भी हो सकता है, और ये कह रहा है कि पार्शियली है, कि समटाइम्स अच्छा नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब है ना ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है, ना ये वीक की कैटेगरी में है, ना ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में, ना ये वीक की कैटेगरी में, क्योंकि पार्शियली है, इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है। सेकंड, इन ट्रेडिशनल लीगल डॉक्ट्रिन ओनरशिप ऑफ ए प्रॉपर्टी इंप्लाइज द राइट टू ऑल्टर इट एट विल। जो कि ट्रेडिशनल लीगल डॉक्ट्रिन है वो ये कहता है कि जिसके पास जिसकी प्रॉपर्टी है वो अपने तरीके से जैसे चाहे वैसे उसको चेंज कर सकता है, क्योंकि ये उसकी इच्छा का अधिकार है और उसकी इच्छा का अधिकार को अपने हिसाब से कवर अप कर सकता है। तो ये बताइए, ये तो इस बात को स्ट्रांगली बोल रहा है, ये तो इस बात को स्ट्रांगली बोल रहा है, हमें ऑथर की बात को वीक करना है, तो ये तो ऑथर की बात को स्ट्रांगली कर रहा है कि भैया ऑनरशिप है आपके पास, आप मर्जी हो जैसा करो। तो दूसरा क्या है, स्ट्रांग है, क्लियर है, दूसरा स्ट्रांग है। तीसरा, ओनली बिल्डिंग ओवर 75 ईयर ओल्ड आर नॉर्मली अफेक्टेड बाय द लैंड प्रिजर्वेशन लॉ। केवल वही बिल्डिंग जो 75 साल से पुरानी है, केवल वही जो है वो लैंड प्रिजर्वेशन लॉ के थ्रू अफेक्टेड होगी, है ना, वो अफेक्टेड होगी। तो एक बात बताओ, हमारे को मतलब क्या है, हमारा कहने का मीनिंग ये है कि जो लैंडमार्क प्रिजर्वेटिव लॉ है वो कहीं ना कहीं लैंडमार्क के जो मतलब जिनकी जिनकी जो लैंडलॉर्ड है, जिनकी जो प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, डिप्राइव कर रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसके अंदर नो चेंज करने की बात कर रहा है ना। तो यहां पे ये जो कह रहा है कि 75 ईयर वाली जो है अफेक्टेड होगी, ऐसा कोई जिक्र है क्या, 75 ईयर वाला ऐसा कोई जिक्र है क्या इस पूरे में कि 75 साल पुरानी वाली कोई बात होगी, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। तीसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है। चौथा देखिए, लैंडमार्क डेजिग्नेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द लोकल रेगुलेटरी बॉडी बिफोर टेकिंग अफेक्ट। कोई भी ऐसी लैंडमार्क जिसे अफेक्ट किया जाएगा या जिसको एज इट इज रखा जाएगा, वो कहीं ना कहीं लोकल रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू कहीं ना कहीं अप्रूव की जाएगी और उसके बाद उसको चेक किया जाएगा। तो एक बात तो ये कहां पे गिवन है, ये कहीं पे गिवन है कि सारी बातें जो है पहली दूसरी तीसरी चौथी, ना पहली सही है ना दूसरी सही है ना तीसरी सही है ना चौथी सही है, कोई भी गिवन नहीं है कि लोकल रेगुलेटरी बॉडी आएगी वो अप्रूव करेगी और उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा, या वही वही की वही मतलब नो चेंज में आएगी जो 75 से ओल्ड होगी, ऐसी कोई बात ही नहीं है। Historic building represent a culture heritage which the community has a legitimate stake in preserving। ये वाला कमजोर करेगा, क्योंकि बोला है सीरियसली वीकन, क्योंकि यहाँ पे हिस्टोरिक जो बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं कल्चर हेरिटेज का एक बहुत बड़ा उदाहरण होता है और उसको प्रिजर्व किया जाना चाहिए। तो दिस कम इन स्ट्रॉन्ग लाइक, ये एक अजम्पशन में आएगा, ये आ रहा है लेकिन एक अजम्पशन में आ रहा है कि ऐसी बिल्डिंग में चेंजेस नहीं होनी चाहिए, ये बात क्लियरली यहां पे बोला जा रहा है, ठीक है, ये बात यहां पे है। तो ये सपोर्ट कर रहा है, और ये सपोर्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ऑथर का आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, वीक होगा, ऑथर का आर्गुमेंट क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि ये सपोर्ट में आ रहा है। क्लियर है, बात समझ में आई। डन है, सो द आंसर शुड बी ई। आंसर क्या होगा, ई होगा। किससे कोई क्रॉस क्वेश्चन हो तो पूछो भाई। भाई ऐसा नहीं है कि सारी की सारी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, समटाइम्स ये कम्युनिटी के लिए भी तो इंपॉर्टेंट होती है कि आपका पूरा हिस्टोरिक कल्चर को वो इंडिकेट कर रहा होता है। कोई भी बिल्डिंग होती है, कोई भी ऐसी होती है, तो आप ऐसा नहीं है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के अलावा समटाइम्स ये ऐसा भी होता है कि ये कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट। क्लियर है, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ई। और भाई देखो, जो जानबूझ के इस समय आए हैं क्लास के अंदर एंड दे आर डिसलाइक द वीडियो, मैं बस ये कहना चाहूंगा, देखो अगर आप डिसलाइक करोगे तो आपकी लाइफ में डिसलाइक आएगा। आप लाइक भी नहीं कर रहे हो, डिसलाइक भी नहीं कर रहे हो, न्यूट्रल हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितना डिसलाइक करोगे लाइफ में आपको उतना ही डिसलाइक मिलेगा। और अगर आप बेवजह डिसलाइक कर रहे हो तो ये एक आपका अलग रीजन है कि आपको अलग से कि भाई मोदी सर से मुझे खुन्नस है, मेरे को इनको देखना ही नहीं है ना। तो भगवान आपका भला करे, मैं तो बस यही कहूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन भाई आराम से कर सकते हो आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, यू कैन डू इट इजीली, भाई आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर दो। पहले इसको पढ़ लो इंग्लिश में इस बार, और फिर हिंदी में आप इसको रीड आउट करना, ठीक है? चलो आंसर दो। Within 20 years, it will probably be possible to identify the genetic susceptibility an individual may have toward any particular disease. मतलब 20 सालों के अंदर क्या होने वाला है, प्रोबेबली ये पॉसिबल है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी को एन इंडिविजुअल में हैव टुवर्ड एनी पर्टिकुलर डिजीज, किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जिसको भी कोई एक पर्टिकुलर डिजीज होती है। Eventually, effective strategy will be discovered to counteract each such susceptibility. Once these effect strategy are found, therefore the people who follow them will never sick. अब ये कहा जा रहा है कि कुछ इफेक्टिव स्ट्रेटजी को भी डिस्कवर किया जा रहा है ताकि वो उसके लिए काउंटरैक्ट करने की कोशिश करे, और ये जो सब्सेप्टिबिलिटी है ये इस तरीके से इफेक्ट करेगी कि जो भी लोग इससे पहले बीमार हुए थे जिन पे डिजीज को लेकर के, वो फिर दोबारा बीमार नहीं होंगे। ये उसके ऊपर बात हो रही है। तो क्या कहा जा रहा है कि आर्ग्यूमेंट अबव इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन, ये जो ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा है इस बात को लेकर के, तो कौन सा अजम्पशन आप ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से ये आर्ग्यूमेंट हो रहा है? क्योंकि ये विद इन 20 ईयर की बात कर रहा है, ये फ्यूचर की बात कर रहा है। सो व्हाट डू यू से, फाइंड आउट करो। क्या आंसर आएगा? किसी ने क्रैक किया है? ये बोल रहा है कि 20 वर्ष के भीतर यह संभव हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष बीमारी के विषय में आनुवंशिक संवेदनशीलता की पहचान होगी। आखिरकार ऐसी प्रत्येक संवेदनशील टीका की रोकथाम के लिए प्रभावी रणनीतियों की खोज की जाएगी, क्योंकि जो कहना इफेक्टिव स्ट्रेटजी की खोज की जाएगी। एक बार ये प्रभावी रणनीति मिल जाए, एक बार ये इफेक्टिव स्ट्रेटजी मिल जाए, तो उनका पालन करने वाले लोग कभी भी बीमार नहीं होंगे। ये बात हो रही है। सो व्हाट डू यू से, क्या आंसर आएगा? अजम्पशन आपसे पूछा गया है कि उपरोक्त तर्क पर निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित है? कौन सी पूर्व धारणा ऐसी है, कौन सा अजम्पशन ऐसा है जिस पर ये बेस्ड है? नो, देखो मैं बताता हूं, इसने क्या कहा है, फॉर एवरी डिजीज देयर इज ओनली वन स्ट्रेटजी दैट कैन प्रिवेंट इट्स अकरेंस। हर डिजीज के लिए केवल एक ही स्ट्रेटजी है, और वो क्या है, उस प्रत्येक बीमारी को रोकने के लिए। लेकिन ये अजम्पशन तो नहीं है ना, ये पूर्व धारणा तो नहीं है, तो ये तो अपन फॉलो कर ही नहीं सकते, एंड दिस इज रॉन्ग। क्योंकि पूर्व धारणा क्या है, हमें ये देखना पड़ेगा कि ये कैसे हुई है। अजम्पशन क्या है, किसी ने ये स्टेटमेंट देने से पहले क्या सोचा है, दैट इज द अजम्पशन। जिसने ये स्टेटमेंट दिया ना कि विद इन 20 ईयर के अंदर हम ऐसा कर देंगे कि किसी को भी कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम रही होगी तो वो खत्म हो जाएगी, एकदम दूर हो जाएगी, इसके लिए हम इफेक्टिव स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें, तो देखो, तो पहला तो सीधे सीधे गलत है। अब दूसरा देखिए, इन द फ्यूचर जेनेटिक्स विल बी ओनली मेडिकल स्पेशलिटी ऑफ एनी इंपॉर्टेंस। फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है, जेनेटिक्स विल बी ओनली मेडिकल स्पेशलिटी, मतलब स्पेशलिटी, जेनेटिक एकमात्र ऐसी स्पेशलिटी हो जाएगी जो कि चिकित्सा विशेषता के लिए होगी। आनुवंशिक किसी भी महत्व की एकमात्र चिकित्सा विशेषता होगी। तो गाइस ऐसा है क्या कि ओनली मेडिकल स्पेशलिटी हो जाएगी? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि केवल मेडिकल में ही काम आएगी। जेनेटिक के लिए तो हम कई सारी ऐसी चीजों के अंदर काम में ले सकते हैं, बीमारियों के लिए भी काम में ले सकते हैं, किसी एक क्लोन के लिए भी काम में ले सकते हैं, किसी के अंदर कोई अच्छी चीज है तो उसको भी डेवलप करने के लिए काम में ले सकते हैं। तो वी कैन से इसके लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, सो वी कैन नॉट से लाइक दिस, राइट। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गलत हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जेनेटिक केवल मेडिकल के लिए काम में नहीं आएगी, जेनेटिकल उसके अलावा भी साइंस के लिए भी, उसके प्रोजेक्ट्स के लिए भी, उसके अंदर बहुत सारे इनोवेशन के लिए भी काम में लिया जा सकता है।
तो मेडिकल के लिए स्पेशलिटी काम में नहीं आएगी, है ना। फिर देखो, all human sickness are in part the result of individual genetics susceptibility। अब सुनो मेरी बात, अब इसने पॉइंट ये बहुत सही बात बोली कि सभी मनुष्य में जो बीमारियां होती है वो व्यक्ति के आनुवंशिक संदेह के परिणाम का हिस्सा है, और इसी को दूर करने के लिए जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी को काम में लिया जा रहा है। एंड दिस इज राइट, ये सही है, बात समझ में आ रही, ये सही है। क्या कह रहा है, ऑल ह्यूमन सिकनेस आर इन पार्ट, और यही हम अजम्पशन लेंगे, यही अजम्पशन लेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट कह रहा है कि विद इन 20 ईयर के अंदर जो पॉसिबल है, जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जब आ जाएगी तो उससे क्या होगा कि कोई भी पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो जेनेटिक बीमारियां होती है वो कहीं ना कहीं उनके आनुवंशिक संदेह का एक हिस्सा है, जिसके बारे में यहां पे ये बात की जा रही है। तो दिस इज राइट, दिस इज परफेक्टली राइट, क्लियर है, ये बिल्कुल सही है। डन। चौथा देखो, ऑल ह्यूमंस आर जेनेटिकली ससेप्टिबल टू सम डिजीज। सभी ह्यूमन जो है कहीं ना कहीं जेनेटिकली ससेप्टिबल है कुछ डिजीज के लिए। अब एक बात बताओ, ये बात कहां पे गिवन है, अति संवेदनशील होते हैं, कहां पे गिवन है ये बात, तो कहीं पे ऐसा कहा ही नहीं है कि सभी की सभी बीमारियां कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी की वजह से हो रही है, नहीं। कई सारे रीजन ऐसे भी हैं कि जो बीमारियां होती है, भाई शुगर जो है वो जेनेटिक थोड़ी ना है, आप शुगर ज्यादा खा रहे हो, अगर आप कवर अप कर लोगे तो नहीं होगी। तो कई सारे, ऐसा नहीं है कि सारी की सारी बीमारियां जेनेटिक होती है या उसके प्रति संवेदनशील होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये वैसे रॉन्ग है, और लास्ट गलत हो जाएगा। सो द आंसर इज सी, आंसर क्या आएगा, सी आएगा। क्लियर है, सुप्रिया, प्रीति, ततेश, दीपिका, सौम्या, राहुल, क्लियर नहीं है, तृप्ति, डन। समझ में आया सबको ये स्टेटमेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके ऊपर ना इस बार हो सकता है कि आपको इंग्लिश के अंदर आरसी देखने को मिल जाए मेंस के अंदर, तो ये मेंस में कहीं ना कहीं आरसी को प्रोजेक्ट करेगा इस बार, ये भी याद रखिएगा। क्लियर है, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, यस सर क्लियर है, समझ में आ गया है। सुप्रिया देखो, थर्ड कैसे बताता हूं। थर्ड ऐसे है, इसको समझना। इसने कहा कि क्या अज्यूम किया जाएगा, क्या अज्यूम करेगा, ये कह रहा है क्या अज्यूम करोगे। एक बार बताओ, ये कह रहा है कि विद इन 20 साल में ऐसा पॉसिबल हो जाएगा कि हम कुछ ऐसे जेनेटिकल ससेप्टिबिलिटी प्रोड्यूस कर लेंगे जिसकी वजह से कोई भी पर्टिकुलर डिजीज जो है वो खत्म की जा सकती है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो हुआ कि जितनी भी जो ह्यूमन सिकनेस आ रही है वो कहीं ना कहीं पार्ट है, रिजल्ट ऑफ इंडिविजुअल जेनेटिक ससेप्टिबिलिटीज का। तो हर एक बंदा कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी के परिणाम का हिस्सा है, उसके अंदर जो बीमारी हो रही है लगातार आ रही है, तो और आगे बढ़ती जा रही है, उसके आनुवंशिक बीमारी चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी तो ऐसी होगी जिसकी जिसकी वजह से उसकी पूरी पीढ़ी में वो बीमारी चली आ रही है। बात समझ में आ रही, तो ये उसी की बात कर रहा है, ठीक है, ये उसी की बात कर रहा है। सर शुगर तो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में चांसेस का बहुत ज्यादा होता है, यस। तो देखो, अगर ऐसा कुछ है कि शुगर की बीमारी पूरी आनुवंशिक चलती आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली बात तो अब और सिद्ध हो जाएगी कि वो ये कह रहे हैं कि विद इन 20 साल के अंदर हम ऐसा कुछ जेनेटिकली प्रोड्यूस कर देंगे, आइडेंटिफाई कर देंगे कि कोई भी जीन अगर किसी बीमारी का एक हिस्सा है, कोई भी जीन, तो एटलीस्ट हम उसको चेंज कर सके, उस जीन को हटा करके कोई दूसरी चीज वहां पे प्रोड्यूस कर सके या वहां पे फिट कर सके। तो यही तो कह रहा है कि सभी जो बीमारियां जेनेटिकली आ रही है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जीन्स की वजह से हो रही है, और उस जीन्स के इफेक्टिवनेस की वजह से वो बीमारी कंटिन्यूसली चली आ रही है। तो 20 साल के अंदर हम ऐसा कुछ प्रोड्यूस कर देंगे कि वहां से उस जीन को हटा करके अगर दूसरा जीन वहां पर प्लेस करते हैं तो वो बीमारी आगे नहीं बढ़ेगी, तो बीमारी वहीं रुक जाएगी। तो यही तो आपको पूर्व धारणा है आपकी, यही तो आप सोच रहे हो, इसी की वजह से तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हो, तो यही तो आपको सोचना है। क्लियर है राहुल, बात समझ में आई। आपकी नेक्स्ट मॉक पेपर है आज आपका, और मॉक पेपर डिस्कशन है आपका 10 बजे, 10:30 बजे, 10:30 पे, ठीक है। अनअकैडमी पे फ्री क्लास होगी उसके अंदर, और उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी दे दूंगा, ओके। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड आउट करो इसको, इसको रीड आउट करो।
बहुत ये आसान है, ये हो जाएगा। हिंदी देख लो। वन। ओके। और और कोई ट्राई कर रहा है? गाइस ये साफ साफ दिख रहा है आपको, बताओ फिर भी आप नहीं कर रहे हो। 1 और 4 लग रहा है राहुल। तृतीय इज 1। बाकी लोग, बाकी लोगों को क्या लग रहा है, क्या सही होगा आंसर? गाइस एक बात सिंपल सोचो, ये क्या बोल रहा है? दिव्यांशु से 1 आएगा मतलब फिर वही बात। देखो ये कह रहा है, सुनो मेरी बात ध्यान से सब लोग। द परसेंटेज ऑफ फैमिली इनकम स्पेंट ऑन एंटरटेनमेंट इज रिमेन ऑलमोस्ट द सेम ओवर पास्ट 20 ईयर। यानी ये कह रहा है कि जो परसेंटेज है फैमिली इनकम का जो कि खर्च करते हैं एंटरटेनमेंट के ऊपर, वो पिछले 20 सालों से लगभग सेम है। मतलब उसमें कोई चेंज ही नहीं है। अबाउट 20%, यानी कि लगभग 20% है ये, है ना। वेन न्यू फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट बिकम पॉपुलर, जबकि हम ये देख रहे हैं कि एंटरटेनमेंट के नए नए फॉर्म भी बाहर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी पिछले 20 वर्षों से ये देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट सेम है परसेंटेज। मतलब जो एंटरटेनमेंट के ऊपर जो खर्च करते हैं ना वो लगभग सेम है। दे डू नॉट एक्सपेंड दिस परसेंटेज, वो इस परसेंटेज को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। मतलब पीपल आर नॉट विलिंगली टू स्पेंड एक्सपेंड दियर खर्चास, लाइक उसके ऊपर नहीं कर रहे हैं वो। इंस्टीड दे टेक कंज्यूमर स्पेंडिंग अवे फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। दे टेक कंज्यूमर स्पेंडिंग अवे, मतलब वो क्या देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर है वो कहीं और खर्चा कर रहा है अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट के ऊपर। Therefore, फिल्म प्रोड्यूसर हैव ऑब्जर्व द वीडियो बूम विद कंसर्न। और फिर क्या देखा कि फिल्म प्रोड्यूसर ने ये बात देखी कि भाई इस समय क्या चल रहा है, वीडियो का बूम का कंसर्न चल रहा है। मतलब वीडियो बूम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। knowing that every dollar spent on rental of the videos means a dollar less spent on movie theater admission। तो ये कह रहा है कि जो भी एक एक डॉलर जो खर्च हो रहा है रेंटल वीडियोस के ऊपर, उसका मतलब ये है कि जो पीपल है जो थिएटर में आके मूवी देखते हैं वो कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि रेंटल वीडियोस का ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। ये बात यहां पे हो रही है। बात समझ में आ रही है? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं हिंदी में भी आपको रिपीट कर रहा हूं। मनोरंजन पर खर्च होने वाली जो पारिवारिक आय का प्रतिशत है वो लगभग पिछले 20 सालों से जैसा है वैसा की वैसा रहा है। जबकि मनोरंजन के नए रूप भी सामने आ चुके हैं, नए नए तरीके सामने आ चुके हैं जहां से मनोरंजन हो रहा है, तो इस प्रतिशत का विस्तार नहीं करते हैं। तो क्या हो रहा है, वो भी फिर भी लोग जो है अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वो क्या कर रहे हैं, वे उपभोक्ताओं को मनोरंजन के अन्य रूपों से दूर हो जाते हैं। वो उपभोक्ता के जो मनोरंजन है वो दूर हो रहे हैं उससे। क्यों? क्योंकि वो खर्चा नहीं बढ़ा रहे हैं अपना। जब खर्चा ही नहीं बढ़ाएंगे तो वो दूर हो जाएंगे ना। तो ये उसकी बात कर रहा है। इसलिए फिल्म निर्माताओं ने चिंता के साथ साथ वीडियो बूम का भी अवलोकन किया। जो वीडियो बूम हो रहे हैं इस समय उसके ऊपर अवलोकन किया और ये जाना कि वीडियो के किराए पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर
वीडियो के किराए पर खर्च किया गया प्रत्येक डॉलर जो है वो फिल्म थिएटर पर खर्च किए गए $1 से मतलब $1 कम है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थिएटर में लोग कम जाएंगे, क्योंकि $1 का फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है थिएटर में लोग कम जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यदि सत्य है तो सबसे सशक्त रूप से ऊपर दिए गए गद्यांश के तर्क को कमजोर बनाता है। अगर ये बात सही है, ये बात सही है, तो इनमें से कौन सा ऐसा जो फोर्सफुली आर्ग्यूमेंट को क्या बनाएगा, मतलब ट्रू मोस्ट फोर्सफुली अंडरमाइन, जो फोर्सफुली अंडरमाइन करेगा इस आर्ग्यूमेंट को। तो देखिए पहला, अगर हम यहां पे बात करें, एक वीडियो किराए पर लेने की लागत आमतौर पर एक फिल्म थिएटर प्रवेश कीमत से काफी कम होती है। एक वीडियो को किराए पे लेने की जो कीमत होती है वो जनरली उससे कम होती है। तो बताओ ये क्या उसे कमजोर बना रहा है? बताओ, ये कमजोर बना रहा है? मतलब ये तो एक जनरल स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा है ना, कि भाई वहां पे भी यही बात बोल रहा है, उसको भी यही बात बोल रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ द रेंटिंग अ वीडियो इज जनरली सब्सटेंशियली लेस देन द प्राइस ऑफ अ मूवी थिएटर एडमिशन, कि वो है, जबकि वो तो ऑलरेडी बता रहा है यहाँ पे कि जो नोइंग दैट द एवरी डॉलर स्पेंड ऑन रेंटल ऑफ द वीडियोस मींस $1 लेस स्पेंड ऑन मूवी थिएटर एडमिशन। पर ये क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ रेंटिंग अ वीडियो इज जनरली, तो कॉस्ट के बारे में ये बता रहा है कि कॉस्ट जो होती है ना वीडियो को रेंट करने की, वो कहीं ना कहीं कम होती है प्राइस ऑफ मूवी थिएटर एडमिशन। बताओ, तो कॉस्ट के ऊपर कहीं बात हुई है क्या? कॉस्ट के ऊपर कहीं बात हुई है क्या? ये कह रहा है कि जो भी रेंटल वीडियोस के ऊपर जो डॉलर स्पेंड हो रहा है, प्रत्येक डॉलर जो स्पेंड हो रहा है वो कहीं ना कहीं उससे कम हो रहा है, लेकिन सब्सटेंशियली लेस देन है क्या? सब्सटेंशियली लेस देन है क्या? आप ये सोचो, ये कह रहा है काफी कम है, सब्सटेंशियली मतलब काफी कम है ज्यादा है, काफी कम है, तो कितना कम है ये बारे में तो नहीं पता ना हमें। तो सब्सटेंशियली लेस देन है, काफी कम है ये नहीं कह सकते, कम है ये कह सकते हैं, कंपैरेटिवली कम है मूवी थिएटर और रेंटल वीडियोस में, लेकिन काफी कम है इतना आप डिटेल में नहीं बताया गया है। ठीक है, सेकंड देखो, मोस्ट फिल्म प्रोड्यूसर रिसीव अ पोर्शन ऑफ द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द वीडियो राइट्स टू दियर मूवीज। जो अधिकतर फिल्म निर्माता हैं वो वीडियो राइट्स की बिक्री से होने वाली आय का एक हिस्सा अपनी फिल्मों से प्राप्त करते हैं। जो अधिकांश फिल्म निर्माता है, ऐसी तो कोई बात गिवन ही नहीं है, नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है ना। तीसरा, कुछ फिल्म निर्माताओं के डर से कि वीडियो पूरी तरह से सुपरसीड हो जाएंगी फिल्म पास नहीं हुई है, नॉट गिवन। वीडियो बूम की शुरुआत के बाद से वीडियो और फिल्मों के अलावा मनोरंजन के खर्चों पर किए गए धन में कमी आई है, ये बात आप इससे क्या कर सकते हो, ये इस बात को कमजोर बना रहा है। ये इस बात को कमजोर बना रहा है कि इसकी वजह से लोग थिएटर नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वीडियो बूम की शुरुआत हो गई है और इसकी वजह से और मनोरंजन के अलग 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 तरीके सामने आ गए हैं, तो इसकी वजह से लोग वहां नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से लोग वहां नहीं जा रहे हैं। तो ये बात क्या है, इस बात को ये कमजोर बना रहा है, इस बात को ये कमजोर बना रहा है। ये बात बोलने से लोग थिएटर में नहीं जा रहे हैं, ये बात कमजोर हो गई है। अदरवाइज लोग थिएटर में जाते, अगर वीडियो बूम नहीं होता, अगर मनोरंजन के अलग अलग तरीके, एंटरटेनमेंट के अलग अलग चीजें सामने नहीं आती, तो शायद लोग थिएटर में जाते, राइट। एंड देन कुछ फिल्में जो सिनेमाघरों में दिखाई जाने पर कोई लाभ नहीं दे रही थी, वह वीडियो फॉर्म में रिलीज होने पर सफल हो गई, ऐसी भी कोई बात गिवन नहीं है, तो ये भी नॉट गिवन। तो पहला गलत हो गया है और चौथा आपका सही हो गया है, एंड आंसर आ जाएगा डी। आंसर क्या होगा? आंसर शुड बी डी, ये सही आंसर हो जाएगा। तो पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है और पांचवा भी गलत है, ये सारे के सारे गलत है और चौथा आपका केवल सही हो गया है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया पॉइंट? चलो, तो ये दो क्वेश्चन है जो रह गए हैं, चलिए कोई नहीं, इसको लेट्स सी कितने बच्चों का आंसर आएगा। हिंदी मेरे पीछे छुप रही है ना, अब नहीं छुपेगी। चलो, सो नाउ टेल मी द आंसर। आज 5 PM क्लास होगी ना? हाँ बिल्कुल, ये तो पढ़ा, आज 5 बजे क्लास होने वाली है, डू नॉट वरी, उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। आज 5 PM क्लास होगी। चलो, इसका आंसर बताओ क्या आएगा।
यू जस्ट नीड टू टेल कि क्या आउटकम आना चाहिए, व्हाट आउटकम, क्या आउटकम आना चाहिए, इसका आपको ये बताना है। जय श्री कृष्णा किशोर कुमार। ओके, किसी का आंसर आया क्या? सेकंड अर्पित गुप्ता, ओनली वन। ठीक है, ओनली वन का मतलब क्या? ऑप्शन की बात कर रहे हो आप? ऑप्शन की बात कर रहे हो? आपको बस ये बोलना है 1 2 3 4 5, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके ऑप्शंस की बात कर रहे हो। जस्ट ड्रॉप योर आंसर्स इन द ऑप्शंस। जगन्नाथ से सेकंड, ओनली सेकंड, ऑप्शन 2। ओके, स्वयं सेज ऑप्शन 2। आरपी ऋतिक सेज 3, अगेन 2 सेज सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, कमॉन कमॉन कमॉन, सब लोग आंसर करो, सब लोग आंसर करो। ठीक है, सुनो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? स्टेटमेंट कह रहा है द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज मेड अ आधार अ कंपल्सरी डॉक्यूमेंट फॉर ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट। ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट का मतलब सभी जानते ही हैं, जो टीबी के मरीज होते हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने क्या किया है कि सभी के लिए आधार को कंपलसरी कर दिया है एज अ डॉक्यूमेंट। जो भी इलाज करवाना चाहते हैं, जो भी ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, टू बी अवेल द ट्रीटमेंट अंडर द गवर्नमेंट रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। यानी गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने एक हेल्प देना स्टार्ट किया है कि गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चल रहा है कि गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसके तहत गवर्नमेंट ने एक बात फिक्स करी है कि अगर आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन है, अगर आपके पास आधार कंपलसरी है, अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू टीबी का इलाज करवाना चाहते हो। ये बात समझ में आ गई? अब देखो पहला क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द आउटकम ऑफ द गवर्नमेंट स्टेटमेंट। अब गवर्नमेंट के इस स्टेटमेंट का क्या परिणाम होगा, ये आपको बताना है। आउटकम मतलब परिणाम क्या होगा, ये आपको बताना है। तो पहला ये कह रहा है कि अ पर्सन कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट ऑफ टीबी विदाउट आधार कार्ड। तो ये बात तो ऑब्वियस सी बात है, गलत है, इसको तो आप सही ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते, आपको मैं रीजन बताता हूं। इसमें क्या कह रहा है, अ पर्सन कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट ऑफ टीबी विदाउट आधार कार्ड। जब गवर्नमेंट ये खुद कह रही है कि आपके पास आधार होना कंपलसरी है, आधार होना कंपलसरी है अगर आप गवर्नमेंट की स्कीम के थ्रू इलाज करवाना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये है कि कैन नॉट टेक, वो ले नहीं सकता। ये बात तो फैक्ट है कि वो ले नहीं सकता है ना, वो आधार कार्ड का बेनिफिट नहीं ले सकता है। तो यहां तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो इलाज नहीं करवा सकता। आप इस बात को समझो। इसने ये कहा कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट लेना और हेल्प लेने में अंतर है। गवर्नमेंट जो दे रही है वो दे रही है हेल्प। गवर्नमेंट क्या दे रही है, हेल्प, कि अगर आप टीबी का इलाज करवाना चाहते हैं हमारी स्कीम के थ्रू, तो आप क्या कर सकते हैं, आप आधार लेकर आओ और हमारी स्कीम के थ्रू इलाज करवाओ, हम आपको बेनिफिट देंगे। पर इसने ये कह रहा है कि ही कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट ही नहीं ले सकता है। एक बात बताओ, जिसके पास आधार कार्ड नहीं है क्या वो ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता? वो ट्रीटमेंट करवा सकता है, वो किसी दूसरी जगह पे जाके भी ट्रीटमेंट करवा सकता है। वो गवर्नमेंट की हेल्प नहीं लेगा, लेकिन ट्रीटमेंट तो करवा सकता है ना। बात समझ में आई? तो पहला गलत है। ये कह रहा है कैन नॉट टेक ट्रीटमेंट, अरे आधार कार्ड नहीं होगा तो ट्रीटमेंट ही नहीं लेगा, ऐसा किसने कह दिया? गवर्नमेंट ने ये तो कहा है ना कि बस अगर आप अवेल करना चाहते हो ट्रीटमेंट बेनिफिट तो आधार कार्ड लेकर आओ। मेरी बात समझ में आ गई? पहला क्लियर है सबको? पहला पॉइंट क्लियर है ना सबको? अब देखो सेकंड, कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी
will be under to get cash benefit under a central government scheme till they produce their आधार कार्ड। तो ये बात तो फॉलो करेगी, ये बात तो फॉलो करेगी, क्योंकि यही कह रहा है ना कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीवी, कोई भी ऐसा पेशेंट जो टीबी का मरीज है, अगर वो आधार कार्ड अपना प्रोड्यूस कर देता है, दिखा देता है, तो वो इसका बेनिफिट लेगा, राइट, वो बेनिफिट लेगा। तो ये बात तो सही है, तो सही बात है, आधार कार्ड प्रोड्यूस करो, गवर्नमेंट स्कीम का बेनिफिट लो, दूसरा सही है। तीसरा, एन इंडिविजुअल एलिजिबल टू रिसीव द बेनिफिट अंडर द स्कीम इज hereby required to furnish a proof of possession of आधार नंबर और अंडरगो आधार ऑथेंटिकेशन। तो ये कह रहा है कि इस नगद योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाला पात्र व्यक्ति को इस प्रकार आधार संख्या के होने का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा या आधार का प्रमाणीकरण से गुजरना पड़ेगा। तो ये बात तो सही है, ये बात तो सही है, क्योंकि बोला ही गया है कि आधार कार्ड लेकर आओ और अपना इलाज करवाओ, गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट लो। तो ये पॉइंट तो सही है, इस पॉइंट में कोई खराबी बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। क्लियर है। चौथा देखिए, चौथा कह रहा है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO recently said the tuberculosis epidemic in India was larger than what had previously estimated। अब WHO एक बात कह रहा है कि इंडिया के अंदर जो टीबी का जो इलाज होना है, मतलब जो टीबी की बीमारी है, वो पहले जो एस्टिमेट की गई थी उससे बहुत बड़ी है। तो क्या कहीं पर भी WHO के स्टेटमेंट की कोई जानकारी स्टेटमेंट में है? WHO के स्टेटमेंट की कोई भी जानकारी क्या आपको दी गई है? आप बोलोगे नहीं दी गई है, तो ये आउटकम तो नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट किसका है? गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट कह रही है हमने आपको एक रिवाइज स्कीम दी है जिससे आप टीबी के इलाज करवा सकते हो, टीबी की इलाज के लिए बेनिफिट ले सकते हो, कैश बेनिफिट ले सकते हो। तो यहाँ पे WHO के स्टेटमेंट की इतनी ज्यादा वैलिडिटी बनती ही नहीं है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3। समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी, पहला क्वेश्चन क्लियर है सबको? सो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। किसी को कोई भी दिक्कत हो तो पूछे, है ना, आई विल एक्सप्लेन यू। गुड, जल्दी जल्दी कमेंट करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा और फिर इसका आंसर दीजिएगा। रीड आउट नाउ। सेकंड वाले में सारिका उसने बोला है कि गवर्नमेंट की लिए जो भी आधार कार्ड लेकर आ जाएगा उसका इलाज हो जाएगा, तो ये सही है, गलत नहीं है। स्टेटमेंट 2 को एक बार फिर से देखो। स्टेटमेंट 2 में क्या कह रहा है बच्चे, समझो। पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टीबी विल बी अनेबल टू गेट कैश बेनिफिट अंडर अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम टिल दे प्रोड्यूस देयर आधार कार्ड। देखो इसका मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि जब तक वो आधार कार्ड नहीं देगा, ही विल नॉट टेक अनेबल टू गेट कैश बेनिफिट। क्योंकि भाई इस स्कीम का मतलब ही क्या है कि उसको इलाज कहीं ना कहीं सस्ता कराया जाएगा, फ्री करवाया जाएगा, या सस्ता होगा या उसको और हेल्प मिलेगी। तो जब तक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा तब तक तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यही तो आउटकम निकलेगा। गवर्नमेंट ने इसीलिए तो कंपलसरी किया इस बात को। तो सही तो है, गलत कहां है? रिप्लाई कर दिया है मैंने। चलो इसको सॉल्व करो। आंसर बताओ इसका। इसमें आपको बताना है कि कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग।
कौन सा आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है ये आपको बताना है। चलो कम ऑन कम ऑन। देखते हैं क्या आंसर आता है। नहीं, अगेन 2 सेज की ऑल करेक्ट होगा। ओके, और सुप्रिया से सी, ऋतिक चौहान से 1। ऑल, ख्याली से ऑल। ठीक है, 50 से ऑल करेक्ट। सौम्या से ऑल। गाइस थोड़ा सा ध्यान से समझो इसको, आप सही से कर पाओगे। कनेक्ट करो कनेक्ट करो। चलो देखो, काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, सुनो ध्यान से। देखो स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है द कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओके, लेड गवर्नमेंट इन पंजाब हैज अनाउंस फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेज फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी। जो पंजाब के अंदर, पंजाब की अगुवाई करने वाली जो सरकार है कैप्टन अमरिंदर सिंह की, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पंजाब के अंदर गर्ल्स के लिए नर्सरी से लेके पीएचडी तक की सारी जो स्कूलिंग है, कॉलेज है, जो भी सब कुछ है, वो सब कुछ क्या कर दिया जाएगा, फ्री एजुकेशन के तहत आएगा। यानी गर्ल्स को सब कुछ फ्री मिलेगा पढ़ाई के अंदर, चाहे वो नर्सरी से स्टार्ट करे, चाहे वो 10th से स्टार्ट करे, चाहे वो कॉलेज जाए, चाहे वो पीएचडी करे। इज दैट क्लियर? स्टेटमेंट क्लियर है? तो स्टेटमेंट किसका है? स्टेटमेंट है पंजाब के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह का। अब हमसे बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट होल्ड स्ट्रॉन्ग फॉर द गिवन स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के ऊपर कौन सा आर्ग्यूमेंट ऐसा है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर आपको उस आर्ग्यूमेंट को ढूंढना है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। सो देखिए पहला क्या कहता है, गुड सोशल वेलफेयर लॉ। पहली बात सुनना बड़े ध्यान से, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। गुड सोशल वेलफेयर लॉ ये कह रहा है अच्छे समाज के लिए कल्याणकारी कानून है ये, अच्छा समाज कल्याण कानून है ये। फिर कह रहा है इट इज इनिशियल फॉर गर्ल्स एज दे आर कंपैरेटिवली डिसएडवांटेज्ड। ये शुरुआत में लड़कियों के लिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपेक्षाकृत वंचित रहती है पढ़ाई को लेकर के। सुनना बड़े ध्यान से। होपफुली इट विल सून बी फॉलोड बाय फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन। और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही जल्द सारी की सारी शिक्षा सभी के लिए मुफ्त कर दी जाएगी। ये बताओ ये कैसे स्ट्रांग होगा, हाउ इट स्ट्रांग। ये ठीक है, इसने एक बात बोल दी कि अच्छी कल्याणकारी योजनाएं, चलो मान लेते हैं, बहुत अच्छी बात है ये स्टेटमेंट आपने दिया। हम ये भी मान लेते हैं कि चलो गर्ल्स जो है काफी ज्यादा वंचित होती है पढ़ाई को लेके। चलो हम एक बात ये भी मान लेते हैं कि हाँ लिटरेसी रेट को देख करके या फिर जेंडर को बायस्ड नेचर के कारण हम ऐसा मान लेते हैं। लेकिन ये कहां पे होल्ड हो जाएगा ट्रू कि ये बहुत ही जल्दी सभी के लिए फ्री हो जाएगा। हाउ कैन यू से? भाई स्ट्रॉन्ग कब होता है? जब कुछ फ्री होगा, राइट? तो वी कैन नॉट से कि ये स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि सभी के लिए फ्री एजुकेशन दैट इज नॉट गिवन इन द स्टेटमेंट। ये बेस ही नहीं है स्टेटमेंट का, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो? तो जो भी बच्चे कह रहे हैं कि पहला आंसर आएगा, पहला आंसर आएगा, पहला गलत है, पहला नहीं आएगा। ओके, फर्स्ट इज रॉन्ग। सेकंड सुनो, it is gender biased as if a poor or average person want to educate his son for higher education he has to pay higher bill। अब ये कह रहा है कि ये एक तरह से जेंडर बायस्ड हो गया है। मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि हाँ ये एक आर्गुमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है
क्योंकि जो लॉ होता है शुड नॉट बी फॉर एनी पर्टिकुलर जेंडर। भाई लॉ जो होता है, कानून जो होता है, वो किसी पर्टिकुलर जेंडर का नहीं होना चाहिए। लेकिन इस बात पे हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और ये स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होगा कि ये उन लोगों के लिए गलत है जिनके बच्चे जो बहुत पुअर होते हैं और जिनके बच्चे बहुत हाईली टैलेंटेड होते हैं, भले ही वो लड़के क्यों ना हो। भाई ऐसा टैग तो नहीं लगा हुआ कि लड़के गरीब पैदा नहीं हो सकते, है ना। तो ये एक तरह से जेंडर बाइज्ड है, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है कि इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग अ लॉ स्कीम और बिल्स अंडर नो सर्कमस्टेंसेज इट शुड नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर जेंडर इफ दे आर रियली कंसर्न अबाउट एजुकेशन। अब सुनो दूसरी बात, इसने दो बहुत अच्छी बात कह दी। पहली बात कि जेंडर बाइज्ड है ये। अगर आपका कोई भी गरीब आदमी और उसके एक बेटा है, लेकिन अगर वो गरीब है और वो उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकता, तो उसको अच्छे बिल पे करने पड़ेंगे, अच्छी फी देनी पड़ेगी अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन के लिए। तो एक जेंडर वाइज हो गया। सेकंड थिंग ये कह रहा है कि अगर गवर्नमेंट कोई ऐसी एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी स्कीम लॉन्च करती है, तो इट शुड बी इन इट शुड नॉट बी बाउंडेड इन अ पर्टिकुलर जेंडर। ये किसी पर्टिकुलर जेंडर पे बाउंड नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आप रियली कंसर्न हो एजुकेशन को लेकर के, तो आपको ये उन ग्रुप के लोगों को देनी चाहिए जो ग्रुप के लोगों को सच में जरूरत है एजुकेशन की, राइट। तो ये सेकंड बिल्कुल सही है एंड दिस इज होल ट्रू। क्या बात करते हो, एग्री हो सब लोग? एग्री हो ना सब लोग इस बात से कि एजुकेशन जैसी चीजें जो हैं किसी पर्टिकुलर जेंडर पे नहीं होनी चाहिए। आप एक पर्टिकुलर ग्रुप बना दो कि इससे बिलो जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उन सबके लिए एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ये पॉइंट। तीसरा, डू नॉट डिफरेंशिएट अ पुअर और एवरेज पर्सन ऑन जेंडर। ये बात फिर वही आ गई कि आप किसी भी गरीब आदमी को या किसी भी एवरेज पर्सन को जेंडर से आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो गरीब है या फिर वो है। ओके, अ पुअर बॉय और मैन शुड ऑल्सो गेट फ्री एजुकेशन एज वेल। एक गरीब लड़का, आदमी जो भी है, उसे भी फ्री एजुकेशन मिल सकती है। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो सेकंड एंड थर्ड इज ट्रू गाइज, ये होल्ड होगा एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट। आंसर शुड बी ऑप्शन 3। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। क्लियर है गाइज? सबको समझ में आ गया ये पॉइंट? गाइज क्लियर हो गया? जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो यस सर क्लियर है। और गाइज मजा आ रहा है ना? लग रहा है क्वेश्चन बिल्कुल एज अ टीज लेवल के हैं। तो थोड़ा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार चैनल पे हैं। अगर आप सपोज करो ऐसा लगता है कि सर मैंने वीडियो लाइक नहीं किया, तो लाइक करिए वीडियो को, ताकि आप अपने दोस्तों तक शेयर कर सको इस वीडियो को, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, सॉल्व करिए। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। सभी लोग लाइक और शेयर जरूर करें। गुड गुड गुड, कीप इट अप। मेरे को अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करो सब लोग।
गाइस कम ऑन आंसर करो। निर्दोष कुमार कह रहे हैं तीसरा आएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3। सी। और कोई? एनीबॉडी एल्स? बी? ठीक है, सेकंड एंड थर्ड, मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसकी ये आंसर आएगा, एक बच्चे का आंसर ये है। और कोई? चलिए देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, सुनिएगा बड़े ध्यान से, है ना, और पॉइंट को समझने की कोशिश करना। ठीक है, गाइस मैं एक्सप्लेन करूं इसको। अभी देखिए, ये हमसे बोल रहा है, स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट प्लान अ न्यू सोशल मीडिया पॉलिसी टू चेक एंटी इंडिया एक्टिविटीज। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक प्लान कर रही है कि नई सोशल मीडिया पॉलिसी बनाने का, जिसमें ये सब चेक कर लिया जाए कि कोई भी एंटी इंडिया एक्टिविटीज के अंदर काम में पार्टिसिपेट ना करे। ठीक है, if it is being misused to conspire against India and spread anti-national propaganda। तो ये क्या होगी, ये किस लिए बनाई गई है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी सोशल मीडिया का एक तो मिसयूज ना हो, दूसरा कोई भी इंडिया के अगेंस्ट किसी तरह की कॉन्स्पायर एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट ना करे, इंडिया को लेकर के या इंडिया को किसी भी तरीके से ध्वस्त करने को लेकर के, उसको हानि पहुंचाने को लेकर के वो किसी तरह की कोई प्लानिंग ना कर सके। ठीक है, बात समझ में आ गई। सो गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी बना रही है, इसीलिए ताकि इंडियन एक्टिविटीज को ध्यान में देखा जा सके, एंटी इंडियन एक्टिविटीज का पता किया जा सके, कहां कहां पे एंटी इंडियन एक्टिविटीज हो रही है। अब ये बात है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंशिएट द गिवन स्टेटमेंट। सब्सटेंशिएट का मतलब क्या होता है, इस बात की कौन सा स्टेटमेंट पुष्टि करता है, पुष्टि करता है। तो मुझे ये 4 स्टेटमेंट दिए गए, इन 4 स्टेटमेंट में मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन से इस बात की पुष्टि करता है कि इसलिए इसकी जरूरत है कि हाँ नई सोशल मीडिया स्कीम आनी चाहिए। सो पहला कह रहा है कि एट प्रेजेंट देयर इज ओनली अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स। इस समय क्या है, केवल ओनली डूज एंड डोंट्स, ये करो और ये ना करो फॉर द सोशल मीडिया। तो इसके लिए जरूरत है कि एक फुल फ्लैश गाइडलाइन आए दैट शुड बी अडॉप्टेड ऑन सच ए नेटवर्क, और ताकि इस तरह के नेटवर्क को पता भी किया जा सके जो कि गवर्नमेंट को हार्म करने को लेकर के या इंडिया को हार्म करने को लेकर के है। तो ये यहीं पे इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अभी तक केवल क्या है, डूज एंड डोंट्स ही हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अभी इसका इतना फुल फ्लैश कोई भी गाइडलाइन नहीं आया, तो इसकी बहुत जरूरत है, ऐसा आना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई एक्टिविटीज ना हो। इज दैट क्लियर? तो ये बात तो फैक्ट है, ये बात सही होगी, इसमें कोई गलती तो नहीं है भाई, ये बात सही है या नहीं है कि अभी सोशल मीडिया पे नहीं आने का मतलब क्या है, पुरानी के अंदर खामियां हैं, पुरानी के अंदर डूज एंड डोंट्स हैं, तो इसके लिए एक नई सोशल मीडिया गाइडलाइन आनी चाहिए। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेटमेंट हमें कह रहा है, तो इस बात की वो पुष्टि कर रहा है कि एट प्रेजेंट ये चल रहा है और हमें इस बात की जरूरत है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसने टर्म यूज किया एट प्रेजेंट और ये यूज कर रहा है फ्यूचर का। इसका मतलब है ये इस समय एट प्रेजेंट की कंडीशन बता रहा है, और कंडीशन में बोल रहा है कि ये इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है कि हमें नई की जरूरत नहीं पड़े। इसका मतलब है हमारे पास अभी ये बहुत ज्यादा सॉलिड नहीं है, एंड वी नीड अ न्यू वन, हमें नई की जरूरत है, राइट।
तो पहली बात ये क्लियर हो गया है, डन। सो यहां पे क्या हो जाएगा, पहला तो सही हो जाएगा। सेकंड देखो, द मूव अज्यूम सिग्निफिकेंस एज देयर हैव बीन इंस्टेंसेस वेयर टेररिस्ट वर फाउंड टू बी यूजिंग सोशल मीडिया टू कॉन्स्पायर अगेंस्ट द कंट्री और टू प्रोपेगेट एंटी इंडिया मटीरियल। तो ये बात भी सही है। ये मूव जो है वो इसीलिए अज्यूम किया जा रहा है ताकि इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम सामने आ सके। क्यों ये किया जा रहा है, ताकि इसके कुछ इंपॉर्टेंट परिणाम सामने आ सके और गवर्नमेंट पता कर सके उन लोगों का जो इंडिया अगेंस्ट या फिर किसी तरह की एंटी इंडियन मटेरियल चीजों का यूज कर रहे हैं और इंडिया को हानि पहुंचाएं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये नई गाइडलाइन लेके आ रही है ताकि ऐसे लोगों का पता किया जा सके। इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, यानी दिस वन इज ऑल्सो ट्रू, सेकेंड भी सही है। तीसरा, there have also been instances where rumors spread on the social media had resulted in violence and tense situation in the different parts of the country। ये बात भी सही है भाई, आप सभी जानते हैं, आप सभी ने देखा है, पहले भी देखा है, अब भी देखा है। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट नई गाइडलाइन आने का मतलब भी ये है कि ऐसे कई सारे रूमर हैं जो उड़ा दिए जाते हैं जिसकी वजह से वायलेंस क्रिएट हो जाता है, एक टेंस माहौल हो जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर, और किसी भी तरह की एक फॉल्स इंफॉर्मेशन तेजी से स्प्रेड हो जाती है सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये तीसरा पॉइंट भी क्या होता है, सही है, वैलिड है। चौथा, द मिसयूज ऑफ द सोशल मीडिया इज मोर चैलेंजिंग especially with reference to the situation in Jammu and Kashmir because only social media is responsible to increase terrorism in the Jammu and Kashmir। अब कह रहा है केवल सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जिसने जम्मू कश्मीर के अंदर इस तरह की चीजों को बहुत तेजी से बढ़ाया है। तो बताओ, एक बात बताओ, ये इस बात की कैसे पुष्टि कर देगा कि द सोशल मीडिया इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर एक्टिविटीज? ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ है, ये तो कहीं पे गिवन नहीं है कि ओनली सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेरर एक्टिविटीज। तो हम क्या बोल देंगे कि यस, दिस वन इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ ओनली सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल, दिस टर्म, इस टर्म की वजह से ये गलत है। एंड ये तीनों सही है। तो आंसर क्या आएगा, 1, 2 and 3 एंड ऑल एक्सेप्ट 4 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एवरीबॉडी क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया है यहां तक? गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो यस सर क्लियर है। और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए वीडियो पे, और सुबह 10 बजे अपनी फ्री क्लास होनी है अनअकैडमी पे। अनअकैडमी पे फ्री क्लास होनी है सुबह 10 बजे, और ये भी मेंस की क्लास होगी, ठीक है? दिस वन इज ऑल्सो फॉर मेंस क्लास, तो आप इसे भी ज्वाइन करिएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है? प्रीवियस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। कम ऑन गाइस, लॉजिकल रीजनिंग की क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये क्लासेस नहीं मिलती है पढ़ने को, तो यूज इट प्रॉपरली। आंसर करो। ओके, कम ऑन कम ऑन।
सेकंड, आशीष है सेकंड। और कोई? आशीष का सेकंड है। ऑप्शन 4, ऑप्शन 1। ओके, बी ऑप्शन 1। चलो देखो, समझो इस बात को। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? स्टेटमेंट है सम पीपल लाइक टू स्टार्ट स्लो। कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा मतलब पसंद करते हैं स्लो स्टार्ट करना। एंड व्हेन दे पिक अप अ न्यू स्पोर्ट, जब मतलब वो जब भी कोई नया स्पोर्ट की कोशिश करते हैं तो कुछ लोग ये सोचते हैं कि वो थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़े। ऑब्वियस ही बात है, अगर आप भी कुछ काम करोगे तो पहले आप सोचो ना धीरे 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 आगे बढ़े। तो ये बिल्कुल उसी तरह की बात कर रहा है। अदर्स लाइक टू टेक ऑन द 49 अनडिफीटेड चैंपियन। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो सीधे सीधे फाइट करना चाहते हैं उस ऐसे बंदे से जो लगातार 49 फाइट्स जीता है, मतलब वो एक भी फाइट हारा नहीं है ना। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। दैट्स व्हाट मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंप कॉनर मैकग्रेगर प्लान टू डू दिस ऑगस्ट व्हेन ही एंटर द बॉक्सिंग रिंग टू फेस ऑफ अगेंस्ट फ्लॉयड मैवेदर। अब ये कहा गया है कि यही ऐसी ये कहानी है किसकी, एक मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियन मैकग्रेगर की। वो प्लान कर रहे हैं कि अगस्त के अंदर वो फ्लॉयड मैवेदर के साथ में क्या करें, फाइट करें, रिंग के अंदर फाइट करें। तो ये बात है। अब क्या बोल रहा है, अ जिमिक, ठीक है, एक जिमिक है एक तरह का, यहाँ पे गिमिक है। आगे क्या बोल रहा है, पॉसिबली, शायद, अ ब्लॉकबस्टर मनी मेकर, एक ब्लॉकबस्टर मनी मेकर होगा, और मे बी, ऑलमोस्ट, डेफिनेटली, लगभग पूरी तरह से, कि एक तरीके से क्या होगा, ऑलमोस्ट एक ब्लॉकबस्टर मनी मेकर होने वाला है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया ना। पॉइंट सुनो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड, इनमें से क्या इन्फर्ड किया जा सकता है। अब आपके साथ में क्या है, फैक्ट के साथ में जब भी आप अजम्पशन लगाते हो ना, तो वही आपका क्या होता है, इन्फ्रेंस होता है, वही आपका इन्फ्रेंस होता है, राइट। अब इन्फ्रेंस से मतलब फैक्ट गिवन है और फैक्ट में अज्यूम करना है चीजों को, यू नीड टू प्लेस समथिंग। तो क्या कह रहा है कि इट इज नॉट एडवाइजेबल टू पिक अप अ न्यू स्पोर्ट। तो ये थोड़ी ना कोई है कि आपको एडवाइस किया था कि आप एक नया स्पोर्ट मत लो, ये तो किसी तरह से भी कंक्लूड नहीं हो सकता। मतलब एक बात बताओ, कोई भी बंदा, अरे फाइट मत करो ना 49 अनडिफीटेड मैक उसे मैक मतलब वेदेवर से फाइट मत करो, लेकिन ये थोड़ी ना है कि आप नया स्पोर्ट ही पिक मत करो। तो ये तो बात कहीं पे कहीं नहीं है कि इस फैक्ट्री, इस बात से ये थोड़ी ना कहीं भी परिणाम निकलता है, ये थोड़ा ना अनुमान निकलता है कि आप नया स्पोर्ट नहीं ले सकते। तो सीधे सीधे गलत है ना। जरूर बता दूंगा जाट। आगे देखो, गिमिक स्पोर्ट्स इवेंट आर एबल टू ड्रॉ पीपल्स अटेंशन। ये जो है गिमिक स्पोर्ट, ठीक है, ये एक तरह का गिमिक स्पोर्ट ही है। तो जनरली क्या है, एक तरह का ऐसा इवेंट होता है जो लोगों की अटेंशन को लेता है। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, क्या ये सही नहीं होगा? भाई क्या है, ये क्लियरली दिख रहा है कि एक ऐसा बंदा जो मिक्स मार्शल आर्ट का बंदा है, चैंपियन है, वो सीधे जाकर के किस बंदे से फाइट कर रहा है जो कि 49 टाइम्स अनडिफिटेड है लगातार। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह का क्या है, ये एक तरह का गिमिक है, और ये एक तरह का ब्लॉकबस्टर मनी मेकर प्रोग्राम है जो कि ये साफ साफ बता रहा है कि ये लोगों की अटेंशन लेना चाहता है। ये अचानक से एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति ये कहेगा कि मैं इससे फाइट करने जा रहा हूं, तो अचानक से वो लाइमलाइट में नहीं आ जाएगा, ही विल नॉट गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल। ऑब्वियस सी बात है, वो लेगा। तो यही तो वो कहना चाह रहा है कि यस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि ये इन्फर्ड है। इस पूरे फैक्ट में अगर ये कहानी होगी तो यही अज्यूम कर सकता हूं भाई ये क्या है। कल को अगर कोई भी आप कह दोगे अचानक से कि
एक नया एक्टर आया है और जो अमिताभ बच्चन को बिल्कुल टक्कर देता है, अमिताभ बच्चन से बेहतरीन तरह के वो करता है, तो क्या वो अचानक से रातों रात स्टार नहीं बन जाएगा? क्या वो मतलब रातों रात लोगों की अटेंशन नहीं पालेगा? एवरीबॉडी विल सर्च हिम, हर एक बंदा उसे सर्च करेगा, कौन है ऐसा जो अमिताभ बच्चन से बेहतरीन एक्टिंग करेगा, है ना? ऐसा, तो ये बिल्कुल वही स्टेटमेंट है, बिल्कुल उसी तरीके से है। तीसरा, इट इज हाईली अनलाइकली टू फॉर मैकग्रेगर टू विन अगेंस्ट फ्लॉयड मेवेदर। तो ये बात भी क्या है, फैक्ट है यार, कि एक ऐसा जो कि मिक्स मार्शल आर्ट चैंप है और वो सीधे आकर के फाइट करने की कोशिश कर रहा है उस बंदे जो 49 टाइम्स अनडिफिटेड है, तो कहीं ना कहीं ये हाईली मतलब कि कहीं ना कहीं तरीके से एक तरह से ये लगता है कि शायद ही वो जीत पाए, उसकी जीत की संभावनाएं बहुत कम होगी। तो ये उसी की तरफ बात इंडिकेट कर रहा है। सो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा सेकंड एंड थर्ड फॉलो, दूसरा और तीसरा सही है। क्लियर है दोस्तों? समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया ना? अब आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को करेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है? और अगर इसका सॉल्यूशन आपको चाहिए तो अभी 10 AM पे अनअकैडमी पे फ्री क्लास होने वाली है ना? उसके लिए कोड आपके पास है S1 लाइव। S1 लाइव आप कोड का यूज करेंगे और आप इस फ्री क्लास के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, सुबह 10 बजे अभी होने वाली है। तो यहां क्लास खत्म होगी और नेक्स्ट क्लास वहां पे आपकी शुरू हो जाएगी। क्लियर है सभी को? डन है? तो आज की क्लास में अपन यहीं पे खत्म करते हैं, तो अपन अब करेंगे कल। लेकिन आप सभी को बता दूं, आपकी डेली फ्री क्लास होती है शाम को 7:30 बजे, और आज आपकी एक स्पेशल क्लास है, ठीक है? और वो सुबह 10:30 बजे होगी और वो मेंस के मॉक की होगी। तो ध्यान रखना, मेंस का मॉक अगर आपको करना है तो मेंस के मॉक के क्लास में आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे क्वेश्चंस अच्छे हैं, अच्छे से रीड नहीं किया था तुमने, ओके कोई नहीं, ठीक है? साथ में अगर आपने अनअकैडमी पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो स्टूडेंट्स आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो जरूर कर सकते हैं। आप सभी अपने आने वाले अनअकैडमी प्लस के लिए यूज कर सकते हैं कोड S1 लाइव, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये मेरा रेफरल कोड है। अनअकैडमी सब्सक्राइब करते वक्त इस रेफरल कोड का जरूर ध्यान रखें, इससे आपको 10% ऑफ मिलता है। तो अनअकैडमी की ऐप आप डाउनलोड करेंगे और अपने मोबाइल से उसको रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद बच्चों आपको यहाँ पे आएगा, मेरा सजेशन यही होगा कि 6 महीने या 12 महीने पे जाइएगा और कोम्बो को ही आप सब्सक्राइब करिएगा। तो कोम्बो से आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है? क्योंकि आने वाले टाइम में आपका CT आने वाला है, ये याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगा जाएगा, तो रेफरल कोड में आपको अप्लाई करना है S1 लाइव। क्या अप्लाई करना है? S1 लाइव कोड आपको अप्लाई करना है। इस S1 लाइव कोड को अप्लाई करने से यू विल सी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% आपको ऑफ मिल जाएगा, है ना? और फिर आपकी जो भी 12 महीने की फी है तो यहाँ पे आपको शो कर रही है, उससे आप अपने क्रेडिट कॉइन को रिडीम करोगे, और जो आपने कोड यहाँ पे लगाया है, जैसे कोड आपने लगा लिया, क्रेडिट कॉइन आपने ले लिया, तो डबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद फिर आप जो है पे कर सकते हो, ठीक है? सो दोस्तों, अगर आपको अभी वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि वाकई में अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं LR के, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, ठीक है? थैंक यू सो मच।